everyone. I hope everybody is doing fine. We people are back with another video, another YouTube lecture. तो सबसे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जरूरत पड़े आपको कोई डाउट्स हो या आप कुछ वेल विशेस देना चाहते हो या फिर कुछ क्रिटिकल कमेंट्स देना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट भी कर सकते हैं। भाई ये सब इसीलिए कहा जाता है, ऑब्वियसली बात है, वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं मार्केट में, बट आप लोग जिससे सबसे ज्यादा रिलेट करें, जहां सबसे ज्यादा आसानी से चीजें पकड़ें समझें, तो उसका साथ बना रहना जरूरी है। ठीक है, तो होल्ड ऑन टू द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ एंड फॉर दैट मैटर दिस चैनल। ओके, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना सिचुएशन आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम लेने के तरीके हैं, वो पर ईयर कितनी बार बदलते गए हैं, राइट? तो जो ओरिजिनल पैटर्न होता था वैसा तो अब कुछ भी नहीं हो रहा है, बट आप लोगों का जो 2021 टू 2022 का सेशन है उसमें आप लोगों का जो पेपर पैटर्न था वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया था, और टर्म 1 का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है और अब हम लोग टर्म 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। टर्म 2 के जो कुछ पिक्युलैरिटीज हैं वो मैं आपको बता देती हूं। पहले तो टर्म 2 का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव अनाउंस किया गया था सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई हैव अनाउंस्ड अ सब्जेक्टिव पेपर फॉर टर्म 2 फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ क्लासेस 10th and 12th, and 9th and 11th would also follow the same pursuit, the same pattern of the examination. Okay, but अभी एक और चीज भी बोली गई है कि just in case, as you people know that corona situation is getting worsened again, the cases are rising, but thankfully situation is under control this time. So अभी जो आगे situations बिगड़ रही हैं, just in case if the schools remain shut, अगर स्कूल बंद रहते हैं तो हो सकता है कि सीबीएसई दूसरा पेपर भी कुछ ऑब्जेक्टिव या फिर कुछ ज्यादा मिक्स पैटर्न का पेपर ले ले, फुली सब्जेक्टिव वो ना हो। बट अभी के लिए हम ये मानकर चल लेते हैं कि सीबीएसई का जो टर्म 2 का पेपर है वो सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर एसक्यूपी, वो आ गया है सीबीएसई के साइट पर। अगर आपने नहीं देखा है आप तुरंत जाकर सीबीएसई की साइट से डायरेक्टली देख सकते हैं, नहीं तो प्लेनली मैं यहां पर आपके साथ वही पेपर डिस्कस कर रही हूं, सोशल साइंस का, राइट? सो सोशल साइंस का पेपर आप देख सकते हो कि क्या क्या इसके अंदर दिया है, क्या क्या स्कीम है। आपकी स्क्रीन पर आपको ये पेपर नजर आ रहा होगा। तो ये है आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये आपका टाइम पीरियड है, ऑफ कोर्स टर्म 2 का पेपर है, क्लास 10th डिस्कस कर रही हूँ, सोशल साइंस, और जिस तरीके से आपका एक्चुअल पेपर आने वाला है उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। बट ये दिमाग में जरूर रखना है कि पेपर इससे आसान आ सकता है, इससे मुश्किल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। 2 घंटे का पेपर है, 2 hours आर अलाउड फॉर दिस एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स आर 40 एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। अब हम क्वेश्चन पेपर का पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है? बाय पोस्टमार्टम आई मेंट कि ये क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्या क्वेश्चन के आपके पैटर्न रहेंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी ये जानना, एंड मैडम्स ऑल्सो। ओके, जानना क्यों जरूरी है? उसी हिसाब से तो आप अपनी प्लानिंग करते हो, राइट? देखो एग्जाम के अंदर आपको जो टाइम पीरियड दिया जाता है उसी में ही आपको सब कुछ करना होता है, तो आपको पहले से प्रिपरेशन चाहिए ना अपने। देखो खुद को फिजिकली एंड मेंटली तो आप रेडी रखोगे, लेकिन एक साइकोलॉजिकली भी तो रेडी रखना है कि अरे हाँ यार ये लेवल होगा पेपर का, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप का पैटर्न होगा। तो बस उसी के लिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन ए आपकी स्क्रीन के आगे आपको यहां पर दिख रहा होगा, इसके अंदर 1 to 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि सिर्फ 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो आप यहां देख सकते हो कि 2 मार्कर क्वेश्चंस यहां पर हैं आपके पास, और ये 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके साथ। 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए कितना लिखना होता है ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। अभी बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, मैम कितनी लाइंस भरें, मैम कितने सेंटेंसेस लिखें, मैम हाउ मेनी वर्ड्स। तो अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता देती हूं कि अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो यार आप कम से कम
3 से 4 लाइनें तो पूरी पूरी भरी है ही, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर हैंड राइटिंग। अब कई बच्चे काफी छोटा छोटा लिखते हैं, कई बच्चे बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। बट आप कोशिश कीजिए कि आप 4 सेंटेंसेस जरूर लिखें। 4 सेंटेंसेस मस्ट बी फिल्ड फॉर अ 2 मार्कर क्वेश्चन एंड दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया। ओके, नेक्स्ट 6 to 8, ये 2 ही क्वेश्चंस हैं। 6 to 8, 3 क्वेश्चंस हैं, आई एम वेरी सॉरी, 3 क्वेश्चन है। 6, 7 and 8 ये 3 नंबर के हैं, तो आपके 3 मार्कर में आप लोगों के पास हैं टोटल 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है 9 and 10, दीज आर लॉन्ग आंसर टाइप, 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं। 5 नंबर के लिए आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं? आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। बहुत बढ़िया। सेक्शन डी 11 and 12, अगेन ये भी बड़े क्वेश्चंस हैं, आई गेस ये 4 या 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ये वाले जो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड, CSB केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये भी 2 क्वेश्चंस हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका मैप का क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर का होगा। तो जो आपका मैप है वो आपका 3 मार्क्स का है, और ये है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि आपके पूरे पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 13 क्वेश्चन हैं। 13 में से आपको 2 पार्ट हिस्ट्री से आ रहे हैं एंड 2 पार्ट आपको ज्योग्राफी से आ रहे हैं, राइट? यस, सो ये आपके साथ है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों का मैप आएगा। हिस्ट्री में आपका चैप्टर आपको पता है नेशनलिज्म इन इंडिया, ऑलरेडी इसकी क्लासेस, इसके सेशंस यूट्यूब पर अपलोडेड है। एंड ज्योग्राफी में आपके अगेन 2 चैप्टर हैं, वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अनदर वन इज लाइफलाइन। दोनों काफी आसान चैप्टर हैं वैसे, आप ध्यान से पढ़ें तो। आइए क्वेश्चंस को आगे से देख लेते हैं। आपको कोई चॉइसेस ऊपर से नहीं दी गई हैं, इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं, वो आप देख पाएंगे पेपर जब हम पढ़ेंगे। आपको सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सेपरेट इंस्ट्रक्शंस अलग से दी हुई हैं अगर वो नेसेसरी हो तो। ये मैंने आपको पूरा एक तरीके से सिनॉप्सिस दे दिया है, पोस्टमार्टम कर दिया है पेपर की इंस्ट्रक्शंस का। आगे हम बढ़ते हैं। हम आ गए हैं सेक्शन ए पर, जहां पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट? आप अपनी आंख के आगे देख सकते हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन ऑफ इंडिया? तो भाई आपको यहां पर कीवर्ड मिल गया है सिटी एंड टाउन। अब आपको याद हो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज और विलेजेस, इसका बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? तो सिटी एरिया में क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन बस वो पूछ रहा है। आपने इसमें बहुत कुछ किया हुआ है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हुई थी सिटीज में, मूवमेंट कैसे चला था वो भी दिया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, और साथ ही साथ ये मूवमेंट किस तरीके से फेल हो गया था वो भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, और SST की ये एक बहुत बड़ी मैं कहूंगी ट्रिक है आंसर्स लिखने की, कि जब भी आप सोशल साइंस की या एक किसी भी थियोरेटिकल पार्ट के आप आंसर्स को लिखते हैं, एक्सेप्ट योर लैंग्वेजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, तो उसमें आप जब भी इस तरीके के आंसर्स को लिखें तो जितने नंबर का वो क्वेश्चन हो ऑलमोस्ट उतने पॉइंट्स या उससे +1 पॉइंट्स देकर लिखें। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स दे देने चाहिए। अगर आप बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहे हो तो 4 पॉइंट्स लिख दो, नहीं तो 3 पॉइंट्स लिख दो। आपको सोशल साइंस या ऐसे लॉन्ग थियोरेटिकल वाले क्वेश्चंस को हमेशा पॉइंटर फॉर्म में करना चाहिए। दैट मीन्स यू पीपल नीड टू पुट डाउन योर आंसर इन पॉइंट्स। आपको पॉइंट 1, पॉइंट 2 इस तरीके से लिखना है, एंड पर पॉइंट इट मस्ट बी अ सेंटेंस। आपको 2 वर्ड्स नहीं लिख देने हैं, ठीक है? दिस इज दिस, ऐसे नहीं, प्रॉपर एक सेंटेंस लिखना है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूं, इन द सिटी रीजन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट was going on with all the directions and guidelines given by Gandhi ji. Second point, people boycotted British good. They made a huge heap on the roadsides and main chowks and set it to fire. Shops were picketed, which caused a lot of economic loss to the British company. एंड उसके अलावा आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। लॉयर्स एंड टीचर्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस एंड दे स्टॉप्ड वर्किंग फॉर द ब्रिटिश कंपनी। तो इस तरीके से जो जो वहां हुआ है बेसिकली मैंने आपको उन्हीं में से ही पॉइंट्स दिए हैं। माय पॉइंट्स आर वैलिड,
ओके तो आप इस तरीके से 3 से 4 पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आप बहुत छोटे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं तो आप 4 पॉइंट्स लिख दीजिए, अदरवाइज आप 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर का है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है, एक्सेस लिखने पर भी मार्क्स कटते हैं। ओके सो बी वेरी अवेयर, जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा है 40 वर्ड्स, इट मीन्स 40 वर्ड्स। ओके, इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा अपने आंसर की, बहुत अच्छा तरीका है वो अपने आंसर को लिखने का। हर आंसर के बाद मैं ये जरूर बोलूंगी, हर आंसर के बाद आप 2 लाइंस को छोड़ दीजिए। उसके 2 फायदे, एक आपका पेपर नीट लगेगा, दूसरा आपको लाइंस ड्रॉ करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो 2 लाइन को छोड़ दीजिएगा, फिर गो ऑन टू क्वेश्चन 2। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क ईच क्वेश्चन नंबर वेरी क्लियरली। ठीक है, राइट सेक्शन ए, अगर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो, राइट सेक्शन ए ऑन द टॉप इन बोल्ड एंड देन क्वेश्चन 1 और आंसर 1 ऑन योर साइड मार्जिन्स। Moving on, second question यहां पर है, why is tourism considered as a trade? Now this question is from geography. ठीक है, अच्छा मैं ये आपको also एक बात बता दूं, जो आपको ये पैटर्न दिया जाता है सीबीएसई की तरफ से, ये एक रफ आइडिया होता है कि कौन से चैप्टर में से और कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से किस टाइप के क्वेश्चंस या कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों ने अपने टर्म 1 का पेपर और उसका पैटर्न भी तो देखा ही है, राइट? तो उसी चीज को आपको याद रखना है। ये सेम पेपर तो आता नहीं है, बट इसके आसपास के लेवल का पेपर आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आगे देखते हैं, टूरिज्म को ट्रेड क्यों कहा जाता है? 2 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका ज्योग्राफी में से दिया गया। ओके, तो टूरिज्म को ट्रेड क्यों कहा जाता है? पहली बात तो जो टूरिज्म है, टूरिज्म मीन्स टू ट्रैवल, एंड for traveling we people book our tickets and we book the hotels. We also do sightseeing. For that we book buses or car and taxi services. We also buy souvenirs, that means gifts, right? छोटे मोटे हम किसी के लिए तोहफे भी ले जाते हैं। तो वहां के जो लोकल मार्केट्स हैं, उन लोगों का जो खर्चा पानी है वो बहुत अच्छा चलता है। देन वी ऑल्सो गो टू द रेस्टोरेंट्स एंड वी ईट देयर। सो टूरिज्म को ट्रेड क्यों कहा जाता है? अब ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं शॉर्ट में, इसको अगर हम देखें तो कुछ मैं पॉइंट्स बोलना चाहूंगी इस पे, जैसे कि बहुत सारे लोग इस टूरिज्म इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, आपस में साथ में काम कर रहे हैं। इसके अलावा टूरिज्म जो है वो सिर्फ घूमने फिरने के लिए ही नहीं है, बल्कि अलग अलग चीजें, जैसे कि आप एक हेल्थ टूरिज्म की भी बात कर सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म, कि इंडिया के अंदर फॉरेन से कई लोग इलाज करवाने भी आते हैं, बिकॉज इंडियन हेल्थ केयर इज मच चीपर कंपेयर टू देयर कंट्रीज। ओके, तो ट्रेड क्यों है आप ये लिखेंगे। ट्रेड का क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। ट्रेड इज समथिंग वेयर 2 people आर एक्सचेंजिंग एनी गुड और सर्विस फॉर मनी। यस, किसी भी करेंसी का हो सकता है वो मनी, राइट? किसी भी करेंसी का हो सकता है मनी। तो टूरिज्म में भी हम यही करते हैं, हम लोग हमारी सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। टूरिज्म इज नॉट अ गुड, इट इज इंटैंजिबल, राइट? हम इसे फील कर सकते हैं कि हम घूम रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, बट हम इसे टच नहीं कर सकते। तो टूरिज्म एक तरीके से हमें मौका देता है अर्निंग का, एक्सचेंज सिस्टम्स का, और यहाँ पर हमारे जो टूरिज्म है उसमें साइट सीइंग, बुकिंग ऑफ टैक्सीज एंड कैब्स एंड बसेस, रेलवे टिकट्स, व्हाट नॉट, हर एक चीज इसमें इंक्लूडेड रहती है। तो ये था आपका टूरिज्म का क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे काफी अच्छा है, तो इसको आप अलग से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट कम्स द डिफरेंशिएशन बिटवीन वन पार्टी एंड 2 party सिस्टम। दिस वन इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर है आपका, 2 मार्क्स के लिए लिखना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों में डिफरेंशिएशन करना है। देखिए, डिफरेंशिएशन में मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, द बेस्ट वे टू राइट डिफरेंशिएशन आंसर्स इज टू मेक अ टेबल। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको टेबल बनाना चाहिए, और ऑब्वियसली उसके कॉलम्स बनाइए। एक साइड 1 party सिस्टम लिखिए, एक साइड 2 party सिस्टम लिखिए, और उसके पॉइंट्स लिखिए। देखिए 2 नंबर का है तो 2 से 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट्स देने हैं आपको। और आप जो भी डिफरेंशिएट करते हो वो आप मतलब जो यहाँ पॉइंट लिख रहे हो उससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ लिखा करो। मैं कई बार देखती हूँ बच्चे बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स लिख देते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो 1 party सिस्टम क्या है? एक ऐसी कंट्री या एक ऐसा
गवर्नेंस सिस्टम, जहां पर बहुत सारी पार्टीज को अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। 2 पार्टी सिस्टम, जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। 1 पार्टी सिस्टम में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड चॉइस मिलती है लोगों को, क्योंकि एक ही पार्टी है, उसी पार्टी में से नेता चुनने हैं। 2 पार्टी में कंपैरेटिवली हायर चॉइसेस मिलती हैं। 1 पार्टी सिस्टम आप कह सकते हैं चाइना में फॉलो किया जाता है, 2 पार्टी सिस्टम यूएस के अंदर फॉलो किया जाता है। ठीक है, इंडिया इन दोनों में से कहीं भी नहीं है। इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे यहां तो भैया इतनी सारी पार्टीज हैं, मतलब गिनते गिनते थक जाए, तो हम लोग मल्टी पार्टी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स। तो आप देख रहे हो क्या पैटर्न चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आया आपका हिस्ट्री से, देन एक ज्योग्राफी से, देन एक पोल साइंस से, अब हम आ गए इकोनॉमिक्स से। यानी कि चारों सब्जेक्ट्स में से एक एक शॉर्ट आंसर आपको यहां पर लिख कर दिया गया। तो रिजर्व बैंक जो है ये बैंक्स का बैंकर होता है। हमारे जो HDFC और दूसरे बैंक्स हैं, SBI, कैनरा बैंक और भी बहुत सारे बैंक्स है, राइट। तो ये जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हम इन्हें बोलते हैं, इन बैंक्स का बैंकर रिजर्व बैंक होता है। रिजर्व बैंक इनकी फंक्शनिंग और इन्हें जो भी गाइडलाइन देनी है वो भी रिजर्व बैंक देता है। रिजर्व बैंक गवर्नमेंट है जो हमारी, उनका भी बैंकर होता है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन लोगों को कितना रिजर्व कैश अपने पास रखना है टू प्रोवाइड फॉर द डिमांड डिपॉजिटर्स, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो ये थे कुछ कॉमन पॉइंट्स रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन एक्टिविटी अच्छे से चले ये भी देखता है, और इसके अलावा और भी काफी चीजों पर वो फोकस करता है कि लोन सिर्फ रिच एंड प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस को ना मिले, पुअर एंड डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस को भी मिले, ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स थे फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स विल बी सफिशिएंट। आगे चलते हैं, 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन आपको यहां दे रहा है, रीड द डेटा बिलो, एंड उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहां पर है फिनिश्ड स्टील, स्टील की बात हो रही है यहां पर। ईयर ऑफ प्रोडक्शन यहां पर दिया हुआ है आपको, और प्रोडक्शन तो आप ये देख सकते हो एक तरीके से डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज डेटा बेस्ड क्वेश्चन, आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है। ये आया आपका उससे है ज्योग्राफी के पार्ट से। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको 2 नंबर में जो आपके शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें आपको 5th क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मिल सकता है। आपको कंपेयर करना है डेटा 2015 का और लेटेस्ट वाला, और एक रीजन देना है कि प्रोडक्शन ऑफ स्टील क्यों कम हो गया। तो आप देख सकते हो, एक सेकेंड, ओके। तो आप देख सकते हो कि 2015 एंड 16 में इतना प्रोडक्शन हुआ था, एंड इसके अंदर हमारी प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि देयर इज द रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया सिंस द ईयर 2015 टू 16। ठीक है, और कितना डिक्रीज हो गया है आप वो एक नंबर लिखकर उनको बता सकते हो। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि कोई आप एक रीजन दीजिए जिसकी वजह से आपको लगता है कि स्टील की प्रोडक्शन कम हो गई है। तो देखो इसके अंदर अब आपको स्मार्ट प्ले करना है। जो आपकी इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर है, आपको उस चैप्टर में हर इंडस्ट्रीज के ड्रॉबैक्स लिखवाए गए हैं, हर इंडस्ट्रीज के ड्रॉबैक्स लिखवाए गए हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। हर इंडस्ट्री के ड्रॉबैक लिखवाए हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर में। तो बस कोई भी एक ड्रॉबैक उठा के यहां लिख दीजिए। इररेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इररेगुलर वाटर सप्लाई, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वेरी हाई कॉस्ट, irregularity in the availability of raw materials, ये कुछ रीजन हो सकते हैं फॉर लोअर प्रोडक्शन। तो अगर आपको यहां पर कोई और भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर आपसे एक ड्रॉबैक पूछा हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार इस डेटा में ड्रॉबैक क्या होगा, तो जनरल ड्रॉबैक्स आप लिख दीजिएगा। इसी के साथ सेक्शन ए हो गया ओवर। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आप लोगों को बता दिया यहां पर पेपर का पैटर्न, पीपी बता दिया है आपको। ठीक है, प्रेजेंटेशन बताइए, मैंने प्रेजेंटेशन क्या बताई है, हर आंसर के बाद 2 लाइंस छोड़नी है और फिर नेक्स्ट आंसर लिखना है, फिर 2 लाइन छोड़नी है
फिर नेक्स्ट आंसर लिखना है और आपको क्वेश्चन नंबर बहुत ही क्लियरली मेंशन करने हैं, ठीक है, बहुत ही क्लियरली मेंशन करने हैं। साथ ही साथ आपको सेक्शन ए सेक्शन बी भी बहुत क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है। इसको बॉक्स में भी डाल देंगे, हाईलाइट कर देंगे और ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया ए इसमें, तो वो देख लेते हैं। व्हाई इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट? बहुत ही कॉमन सी बात है कि स्टील बनाना और स्टील को कंज्यूम करना, उसे यूज करना कंट्री के डेवलपमेंट क्यों कहलाया जाता है? देखो, स्टील इज अ प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड टू मेक heavy appliances, electrical appliances and so on। तो ऐसी चीजें बनती हैं स्टील से जो फर्दर डेवलपमेंट में काम करती हैं। इवन द मशीन्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज आर मेड फ्रॉम स्टील एंड आयरन। दैट इज व्हाई आयरन एंड स्टील आर नोन एज द बेसिक एलिमेंट फॉर एनी कंट्री and their consumption and production are very crucial because producing steel will help in the consumption of the steel। अगर प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो कंज्यूम कैसे होगा? एंड कंजम्पशन में हम क्या करेंगे? हम मशीनरी बनाएंगे विच आर रिक्वायर्ड। टेक्नोलॉजी को यूज करके हम मशीनरीज बनाने वाले हैं और मशीनरी कहां यूज होंगी? मशीनरी यूज होंगी दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है, दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज होंगी। तो ये मैंने बहुत सिंपल वे में आपको यहां पर समझा दिया। इसके बाद जब आप अपना सेक्शन ए पूरा कर लें, ठीक है, हर आंसर के बाद 2 लाइन छोड़नी है, हर सेक्शन के बाद पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। पेंसिल से, देखिए मैंने ड्रॉ कर दी है, पेंसिल से इस तरीके से आप डबल करके भी ड्रॉ कर सकते हो। एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, अपने एग्जाम में ड्रॉ करनी है। ओके, विद दिस वी हैव कम टू सेक्शन बी। व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूरल हाउसहोल्ड्स यानी कि गांव के लोग, आपको मालूम है यहां पर लोग पुअर होंगे, यहां लोग इनएक्सेसिबल सिचुएशन में होंगे और यहां पर लोग इलिटरेट भी हो सकते हैं। अब ये इन तीनों का क्या इंपैक्ट है वो मैं भी आपको समझाने वाली हूं। तो रूरल हाउसहोल्ड्स गांव के लोग, वो या तो पुअर हो सकते हैं, रिच भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट हमें पता है मोस्टली दे आर पुअर, और इलिटरेट भी होते हैं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई उनको नहीं आती। और यहां पे पूछ रहा है कि वो इनफॉर्मल सोर्सेज यानी कि बैंक से लोन क्यों नहीं लेते? अपने गांव के अमीर आदमी लाला साहब से लोन क्यों ले लेते हैं? तो लाला साहब से लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो गांव में बैंक ही नहीं है, और बैंक हैं तो बहुत दूर दूर हैं, तो इनएक्सेसिबल है, टोटली इनएक्सेसिबल, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि रूरल हाउसहोल्ड्स यूजुअली पुअर एंड इलिटरेट हैं, तो उनको बैंक के सिस्टम समझ में नहीं आते। तीसरा रीजन ये है कि जो ये लोग पुअर हैं तो इनके पास कोलेटरल नहीं होता, कोलेटरल नहीं होगा तो बैंक इन्हें लोन देगा ही नहीं। अब बैंक लोन नहीं देगा तो फिर लाला जी के पास जाना पड़ेगा, मनी लेंडर से लोन लेना पड़ेगा। इसके अलावा इनकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कागजात होते हैं, वो ओरिजिनल या पूरे वेरीफाइड नहीं होते या कंप्लीट नहीं होते। तो इन सभी चीजों की वजह से ये लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो 3 मार्क्स के हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन है। आपको इसके लिए कम से कम 4 पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था 6th वाला, इसको जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट भी होता है सीबीएसई के एग्जाम्स के अंदर। इसमें देखो आपको चॉइस मिल गई, इंटरनल चॉइस मिल गई। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल? देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सप्लेन कर देना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द ग्रुप्स और a small organization made up in one village in which only known members or the people of the same village are added, and they have to save some amount of money every month or quarterly or yearly, ठीक है। वो हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का अपना सिस्टम होता है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू देयर मेंबर्स एट अ वेरी रीजनेबल एंड चीप इंटरेस्ट रेट। तो कोलेटरल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इवन विदाउट कोलेटरल दे कुड टेक लोन्स फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दूसरा क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद जो है एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर इसके जो रजिस्टर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से एसएचजी बैंक से लोन ले सकता है और अपने नाम पर लोन लेकर वो अपने बोरोवर को, अपने मेंबर को दे सकता है।
तो कोलेटरल आदमियों को रखने की फिर जरूरत ही नहीं है, एसएचजी ही उनकी मदद कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला पॉइंट। 3 बोले थे मैंने, 3 ही पॉइंट बताए हैं, बट अगर आपको 4 आते हैं तो 4 लिख सकते हो, नहीं तो मिनिमम 3 तो लिखने पड़ेंगे, वरना 3 मार्क्स मिलने से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड, देखो अब सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन इको से आया है, अब 7th क्वेश्चन हिस्ट्री का है। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी। ट्राइबल पीजेंट्स कहां थे, जल्दी से बता दीजिए, याद आ रहा है? असम की बात हो रही है, असम की बात हो रही है इधर। महात्मा गांधी का मैसेज उन्होंने कुछ अलग ही समझा और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी एक अलग ही भूमिका निभाई है। इसको आप जस्टिफाई कीजिए। तो पहले तो लिखिएगा यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हैं ना, तो आप साथ देंगे या तो नहीं देंगे, तो बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम सही है। ट्राइबल पीसेंट्स ऑफ असम, फिर आप मेंशन कीजिएगा, आपको पता चल गया है बात कहां की हो रही है। उन्होंने इनडायरेक्टली पूछ लिया आपसे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप आंसर देने वाले हैं। तो हाँ जी, ट्राइबल पीपल ऑफ असम जो थे, उन लोगों को ये जो मूवमेंट था ये अलग दिखाई दिया। उन्हें लगा कि महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि सब जो है तुरंत ही ब्रिटिश का साथ देना बंद कर दें और महात्मा गांधी जो है सबको उनकी जमीन वापस दिला देंगे। इसमें आपको यह भी मेंशन करना होगा कि असम के लोग इस मूवमेंट में क्यों जुड़े थे। वो इसलिए जुड़े थे क्योंकि उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई थी और उनकी जमीनों पर उन्हीं की एंट्री को बैन कर दिया था, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। तो उन्हें लगा कि महात्मा गांधी जी उन्हें उनकी जमीनें लौटाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने यह काम किया। और उनका पार्टिसिपेशन आपको भी पता है, उन लोगों ने धरना दिया था, वो काम उन्होंने छोड़ दिया था और रैली निकाली थी, लेकिन एक रेलवे हड़ताल के चलते उन लोगों को बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, जिसके बाद इनका मूवमेंट फ्लॉप हो गया था। साथ ही साथ असम के लोगों ने एक स्पेशल कोट भी दिया था, ठीक है, स्वतंत्र भारत का, तो वो भी आपको याद रखना है, स्लोगन दिया था स्वतंत्र भारत। 8th है फ्रॉम पॉल साइंस। तो अब आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये 5th वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ गया था ना, तो अब सेक्शन बी में ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। 3 ही आने थे ना, इको, हिस्ट्री, पॉल साइंस। तो अब देखो हर सेक्शन में आपको मिक्स मिलने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री के 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे 3 मार्क्स में, मिक्स मिलने वाला है। और का मीनिंग आप याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों के लिए मार्क्स मिलेंगे भी नहीं अगर कर लोगे। पॉलिटिकल पार्टी का रोल बताना है कि वो क्या करती है। भैया वो हमारी सरकार बनाती हैं, सरकार चलाती हैं। इन आम आदमी, दे रिप्रेजेंट द आइडियाज ऑफ अ कॉमन मैन into the governance system and present them in Lok Sabha and Rajya Sabha while in the making of laws। तो ये सब कुछ वो करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आइडियाज को रिप्रेजेंट करती हैं, डेवलपमेंट के आइडियाज बनाती हैं, देश के लिए पॉलिसीज बनाती हैं। अब आप लोग बोलोगे नहीं वो तो गवर्नमेंट बनाती है, देखो गवर्नमेंट उन्हें इंप्लीमेंट करती है, आइडिया तो लोगों का है ना, आइडिया तो नेताओं का है और नेता किसी ना किसी पार्टी का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, पर सबसे मेन काम जो करती हैं वो है कि हमारे देश की सरकार बनाती हैं और सरकार चलाती हैं। अब जैसे भी चलाती हूं, लेकिन मेन काम तो है, उनके बिना चल नहीं सकता देश, ठीक है। हमें लगता है भाई गवर्नमेंट सब खराब कर रही है, लेकिन अगर देश चल रहा है ना बेटा, तो कोई तो काम कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि बाकी सब खराब कर रहे हैं, तो फिर आप ठीक कीजिए, या तो अंदर घुस के या जहां हैं अपना काम अच्छे से करके उसे ठीक कीजिए, अच्छे से कीजिए। तो इसका मेन एग्जांपल हो गया कि कभी चीट मत कीजिए, ठीक है, एकदम खुद से ऑनेस्टी निभानी है, सही बात। सेक्शन बी होता है यहां खत्म। हमें क्या करना है, 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, ये आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है, ठीक है। 2 लाइनें पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, तो पेन की लाइनें मत बना के आना पेपर में, इट लुक्स वेरी शाबी, वेरी वेरी शाबी। सेक्शन सी आ गया है लॉन्ग आंसर, 5 नंबर के क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन आने थे, दोनों क्वेश्चन में आपको यहां चॉइस दिख रही है, यानी कि आपको रियल पेपर में भी मिलेंगी। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आ गया हमारा पॉल साइंस से, आई गेस, यस। Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. Support the statement with examples। तो ये आपका जो लास्ट चैप्टर है पॉल साइंस का, उससे क्वेश्चन आया है। तो डेमोक्रेसी आपको मालूम है क्या करती है। डेमोक्रेसी के बेसिकली आपको यहाँ फायदे लिखने हैं, आपको यहाँ बेनिफिट्स उसके मेंशन करने हैं कि वो क्या बेनिफिट फॉलो करवाती है। तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ समझो, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी की एक खासियत है कि वो लोगों में
एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जनरेट कर देती है कि उसके लोग खुद ही चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ही रहे। ठीक है, डेमोक्रेसी जैसे कंट्री में रहने वाले लोग हमेशा चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ही रहे, क्योंकि वही सही सिस्टम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो आपको बेनिफिट लिखने हैं। तो ये आप थोड़ा सा ट्विस्टेड स्टेटमेंट क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट में अगेन स्टेटमेंट है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। बोला जा रहा है कि साउथ एशिया में डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम बात करेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा साउथ एशिया के हिसाब से। बेसिकली यहां पर भी बेनिफिट की ही बात हो रही है, और साथ में बात हो रही है यहां पर साउथ एशिया के अंदर क्या है, यहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ये कंट्रीज डेवलपिंग है, यानी कि यहां पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए यहां पर जो है डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट लगती है। गवर्नमेंट को बहुत एक्सेस काम करना पड़ता है इधर, और हम लोग गवर्नमेंट के क्रिटिक एंड सपोर्टर दोनों बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप जरूर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, ऑल्सो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको मालूम है आपको मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 पॉइंट्स लिखने हैं। मिनिमम 5, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिन द रोल, अगेन दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक, एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, सी में सिर्फ पॉल साइंस इको क्यों है? क्योंकि जो आपके मैप के क्वेश्चन है ना बेटा जी, वो किससे आने वाले हैं? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से ना, इसलिए तो वो नीचे शिफ्ट हो रखे हैं। बाकी अभी केस स्टडी क्वेश्चंस भी बचे हैं। बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर्स, आईटी सेक्टर का रोल जो है वो बहुत ही स्टिम्युलेटिंग है, आगे बढ़ता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली आईटी के आपको बेनिफिट्स बताने हैं, और वो कहां कहां यूज हो रहे हैं उसका यूसेज बताना है। यूसेज बताना है, कहां कहां इस्तेमाल होते हैं और उसके बेनिफिट्स बताने। ठीक है, हर जगह ही कंप्यूटर यूज हो रहा है, और इसमें आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो। आपकी बुक्स में एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो। एक येलो बॉक्स बना है जिसके अंदर लंदन में एक मैगजीन छपती है। वो लोग अपना सारा डिजाइन एंड जो उनका मेन कवर पेज है वो किससे बनवाते हैं? वो दिल्ली के लोगों से बनवाते हैं। ऑनलाइन ही काम देते हैं, ऑनलाइन ही बनवाते हैं, ऑनलाइन ही सबमिशन होता है, ऑनलाइन ही पेमेंट्स होती हैं। तो ये हो गया यूज ऑफ आईटी सेक्टर, ये एग्जाम्पल दिया बहुत बड़ा। उसके बाद बोल रहे हैं असेस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल, यानी कि कंज्यूमर को क्या फायदे हुए हैं, मार्केट में क्या फायदे हुए हैं, ये सब आपको बताना है। ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे मैं डिस्कस कर देती हूं। नंबर 1, इट हैज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ चॉइसेस और वेराइटीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर। नंबर 2, द क्वालिटी has also increased due to stiff competition between the firms. Number 3, consumers can now purchase variety of product at cheaper cost because they have a lots of options to choose from. Number 4, this globalization has also brought good technological changes in India for the Indian manufacturing industries. Number 5, people, when the other countries and their MNCs has opened their offices in India, people of India have got more and better job opportunities. तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैंने 5 पॉइंट बता दिए, बट अगर आपको 6 याद आ रहे हैं तो आप 6 भी लिख सकते हैं। इंडिया के ऊपर आपको फोकस करके बताना है, ठीक है? तो आप इंडिया जरूर मेंशन कीजिएगा 1-2 पॉइंट्स में। तो ये है आपका क्वेश्चन 10। इसी के साथ होता है सेक्शन सी खत्म। हम आ जाते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी कहता है, इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ द वीक। ये आपको दिख रहा होगा, सत्याग्रह लिखा हुआ है, हिस्ट्री से आया है ये वाला। येलो बॉक्स में दिया हुआ है ये, जहां पर गांधी जी सत्याग्रह पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो उसके साइड में ये बॉक्स दिया हुआ है पूरा, तो वहीं से इसको दे दिया गया है। यहां पे पूछा है गांधी जी क्यों नॉन वायलेंस को सुप्रीम धर्मा कहते हैं। सुप्रीम धर्मा क्यों कहते हैं आपको ऊपर से ही मिल जाने वाला है वैसे तो आंसर, बट मैं बताऊं तो सुप्रीम धर्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गांधी जी ये मानते हैं कि जो नॉन वायलेंस है वो वीक, जो कमजोर लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो किस चीज की फाइट कर रहे हैं। लड़ाई चीखना चिल्लाना उनकी जरूरत है, जिन्हें पता है दैट दे आर ट्रूथफुल, जिन्हें पता है व्हाट इज द राइट पाथ, दे डू नॉट नीड टू हैव अग्रेशन इन देम।
they can be relaxed and yet be very firm and sturdy with whatever they think, with whatever ideas and thoughts they contain in themselves, and put forth the best version of it. अपने आइडियाज का बेस्ट वर्जन आगे रखेंगे शांति से, चिल्लाना क्यों है, हमें पता है बेस्ट है, हमें पता है सच है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो कि गांधी जी बोलते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस यानी कि गुस्सा वगैरह अंदर दबाना और फिर अग्रेशन में बाहर लेके आना एक कमजोर इंसान की निशानी बोलते हैं लोग। पैसिव मतलब शांति, ठीक है, जो अपना गुस्सा दबा लेता है उसको लोग वीक बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। वीक एक्चुअली में वो है जो गुस्सा दिखाते हैं, अग्रेसिव होते हैं, वो वीक है। लेकिन पावर जो है वो क्या है, दिस इज द पावर। पावर इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी, अंदर की इंटेंस एक्टिविटी है, जो खुद को पहचान गया, अंदर से सच जानता है, अपना राइट पाथ जानता है, दे आर ऑलवेज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ वॉज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलॉसफी। ये तो आपको भी पता है यार, गांधी जी के आइडियाज को लोगों ने कैसे लिया था, लेकिन हम एक बार यहां देख लेते हैं गांधी जी के आइडियाज को। ये देखिए, ये है मीनिंग, सत्याग्रह जो है फिजिकल फोर्स नहीं है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वॉट एवर, मतलब कुछ किसी का नुकसान नहीं करना है हमें, जो बात जो वजह के लिए हम लड़ रहे हैं वो वजह पूरी होनी चाहिए, इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। तो ये गांधीयन सत्याग्रह स्टाइल था और इसी फिलॉसफी में लोगों का बिलीफ था। Why was गांधीयन सत्याग्रह considered as a novel way? Novel मतलब न्यू, नया, नया एकदम नया तरीका to resist injustice। अब नया क्यों था ये आप यहां देख लेते हैं, क्योंकि एक तो ये सोल फोर्स था, यानी कि आत्मा से ताकत निकल रही थी, फिजिकल फोर्स नहीं था। इसके अलावा यहां बोला गया कि जो इंडियंस हैं वो इंडियंस का जो धर्म है, जो उनका रिलीजन है, वो उन्हें नॉन वायलेंस ही सिखाता है। तो बेसिकली अगर आप इस तरीके से अपनी सच्चाई को आगे लेके जा रहे हैं तो आप एक तरीके से अपने रिलीजन को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस। लास्ट वाला 2 मार्क्स का याद रखिएगा, इसके लिए आपको 3 से 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। 4 लिखेंगे, लाइन लिखेंगे तो अच्छी बात है। 1 मार्क के लिए आप कम से कम 2 लाइंस भरेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आप 2 लाइंस भरेंगे, 2 लाइंस मिनिमम कितना लिखना चाहिए अगर पूछते हैं बच्चे तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज फ्रॉम ज्योग्राफी। ऊपर आपने देख लिया था ना, 5 मार्कर वाले में नहीं दिया था तो यहां दे दिया है इनके क्वेश्चंस को। तो ये ज्योग्राफी से है, लाइफलाइन चैप्टर से है, कम्युनिकेशन वाला पार्ट यहां पर डिस्कस हो रहा है, पर्सनल कम्युनिकेशन, मेट्रो चैनल, एवरीथिंग, फर्स्ट मेल, सेकंड मेल। रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क बताइए, पोस्टल नेटवर्क क्या होता है वो लिखकर आप बता सकते हो कि इट हेल्प्स टू कनेक्ट पीपल एंड डिलीवर मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। नेक्स्ट, आप मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन में डिफरेंशिएट करो। पर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन 2 people एंड मास कम्युनिकेशन is the general idea shared with a lot of people at once। और दोनों के एग्जाम्पल लिख दीजिए, पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल और मास कम्युनिकेशन का। पर्सनल कम्युनिकेशन है ईमेल, लेटर, मास कम्युनिकेशन हो गया रेडियो, न्यूज़पेपर, बुक्स। डिफरेंशिएशन है, मेरा तो हमेशा यही मानना है कि डिफरेंशिएशन को आप हमेशा ही वही बॉक्स बना के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। आई नो 1 मार्क्स का है, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट लिख दो, एक मेन पॉइंट और एक एग्जाम्पल लिख दो। पर्सनल मेल, मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन बॉक्स बना के लिखेंगे, ज्यादा अच्छा लगता है। अगला देख लेते हैं 12.3, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन। तो नेशन के लिए क्या क्या जरूरी है वो देख सकते हो, यहां पर वैसे इतना ज्यादा लिखा नहीं है बट नो प्रॉब्लम, आपकी जो जनरल नॉलेज है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि यहीं से ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप कुछ जनरल आइडियाज भी अपने लिख सकते हो। कम्युनिकेशन से आइडिया को हम ट्रैवल करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आइडियाज के बेसिस पर हम चीजों को डेवलप एंड एडवांस कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल मैसेजेस हम दे सकते हैं वेलबींग के लिए, और लोगों को हम चीजें सिखा सकते हैं, जैसे कि मूवीज से लोग कितना कुछ सीखते हैं, न्यूज़पेपर से कितना कुछ सीखते हैं, तो नॉलेज भी स्प्रेड की जा सकती है। इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मूवीज, बुक्स,
मैगजीन्स, तो एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल हो गया, तो नॉलेज, जनरल मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज, जैसे कोई हमला हो रहा है या कोई गवर्नमेंट चीज है उससे रिलेटेड कोई भी हम चीज बोल सकते हैं। इसके अलावा अगला मैंने बताया एंटरटेनमेंट, तो मैंने 4 तो बता दिए, 2 मार्क्स के लिए लिखना है तो आप 3 कोई भी उठाकर इसमें से पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। लास्ट आ गया है हमारे पास यहां पर मैप इन्होंने दिया ही हुआ है, तो यहां पर पहला जो इन्होंने बोला है, द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू नॉन वायलेंस। अगर आपको ये जगह पता है फिर तो आप मार्क कर लोगे। दिस वाज एनसीएम हुआ था बंद चौरी चौरा में, जो कि यूपी में है। चौरी चौरा में बंद हुआ था जो कि यूपी में है, ठीक है। तो ये है आपका ए पॉइंट, चौरी चौरा। आपको दिख रहा होगा मैप में, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूं। ये देखिए यूपी है आपका, ये दिस इज यूपी, ओके। एंड ये आपका चौरी चौरा है, चौरी चौरा के अंदर किया गया था। चौरी चौरा में किया गया था एनसीएम को कॉल ऑफ, विड्रॉ, ओके, कमिंग बैक। तो ये हो गया ए, हिस्ट्री का था ये, एक हिस्ट्री से हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला है आपको नाम रूप थर्मल प्लांट। सीधा इन्होंने नाम लिखा है, दोनों में से कोई एक करना है। नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क, ये आसानी से कर पाओगे। नोएडा कहां है? दिल्ली के ऊपर, इधर दिल्ली है, ये इधर दिल्ली है ना, तो दिल्ली के ऊपर की साइड में ही नोएडा है। यहां पर आप अपना नोएडा पार्क मार्क कर सकते हो। नोएडा में क्या हो रहा है? नोएडा आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है। यहां पर आजकल बहुत फॉरेन की एमएनसीज जो कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं, वो आकर अपनी कंपनीज खोल रही हैं। जस्ट लाइक सिलिकॉन वैली ऑफ यूएस, जस्ट लाइक बैंगलोर, हैदराबाद ऑफ द साउथ, नोएडा इज ऑल्सो अ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क फॉर इंडिया। उसके अलावा देखिए अगले वाला पूछा है, 2 दिए हैं ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी से 2 दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरा पूछा है, सीधा नेम दिया है, उन्होंने कोई आपको हिंट नहीं दिया है, सीधा सीधा नाम दिया है, राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजा सांसी एयरपोर्ट आपका है अमृतसर में, दिस इज इन अमृतसर। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, जब भी मैं मार्क करवाती हूं तो मैं जरूर लिखवाती हूं। तो अमृतसर के लिए मुझे से हटाना पड़ेगा। तो अमृतसर कहां होगा? आपको ऑब्वियसली पंजाब में होगा, ठीक है। यहां कॉर्नर वाला एरिया इज अमृतसर, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है अमृतसर, तो यहां पर है आपका राजा सांसी। तो आप अमृतसर मेंशन कर ही दीजिएगा ब्रैकेट में, बेटर रहेगा। सब अगर टीचर को डाउट हो तो वो भी हट जाएगा कि हाँ चलो बच्चे को पता था कि ये राजा सांसी जो है एयरपोर्ट ये अमृतसर में है। तो आप अमृतसर को ब्रैकेट में लिखकर राजा सांसी लिख सकते हैं। चौरी चौरा के लिए आपको हिंट दिया गया था, इसका नाम लिखना कंपलसरी है। सेम गोज फॉर यहाँ ये यूपी का नोएडा, तो यहां पर भी आप लिख सकते हो नोएडा और ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो, नहीं मेंशन करना है तो भी चलेगा, ठीक है। इस साइड को यहाँ ये हो यार, दिल्ली में कहां मार्क कर रही हूं मैं, ये रहा आपका नोएडा, ठीक है। तो यूपी साइड है वो भी, तो ये आपको ध्यान से मार्क करना है। इसके अलावा नाम रूप जो है वो देख लेते हैं। नाम रूप आपको पहला पार्ट दिया था ना, वो मैंने मार्क नहीं करवाया। नाम रूप थर्मल प्लांट दिया था, दिस इज इन असम। यहां पर ये असम के ये इधर वाले इस वाले पार्ट में यू कैन मार्क नाम रूप थर्मल प्लांट, एनटीपी मैं लिख रही हूं शॉर्ट में। ब्रैकेट में आप असम लिख दीजिएगा, इजी रहेगा टीचर्स के लिए अंडरस्टैंड करना कि आपको ये समझ में आ गया। तो ये था आपका पूरा पेपर। नीचे वाला आप लोगों को नहीं करना है, ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए है, ठीक है। उन लोगों के लिए उनको इनके नेम वगैरह लिखने हैं। तो देखो है तो सिमिलर ही, अगर कोई ऐसा बच्चा है हु इज विजुअली इंपेयर्ड, तो अगर वो हमारा चैनल सुन रहा है इस टाइम, तो हाँ ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन एकदम सेम है कि नहीं, फर्स्ट वाला अलग है कि ऐसा सेशन 1927 में कहाँ हुआ था आईएनसी का। देन उसके बाद नाम रूप थर्मल प्लांट कहाँ है, असम मैंने बता दिया। नोएडा वाला कहाँ है, यूपी साइड है। देन नेम ऑफ द सिटी वेयर राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज, इट इज इन अमृतसर पंजाब। और मार्किंग भी मैंने आपको बता दी है। फिर भी जब भी आप एक बार रिवाइज करें और आपको कोई भी डाउट्स आए तो आप जरूर अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शंस में उसको डालकर लिख सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है और कोई भी तकलीफ हुई होगी। पेपर प्रेजेंटेशन प्लीज याद रखिएगा, आपको सेक्शन का नाम जरूर लिखना है, हाईलाइटेड बोल्ड में लिखना है ऊपर,
और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर एकदम फुल मतलब बड़ा बड़ा करके लिखना है, ठीक है। आपकी हैंडराइटिंग छोटी है फिर भी आप आंसर नंबर बड़ा लिखेंगे, अगर वहां टीचर कंफ्यूज हुई तो आपके लिए प्रॉब्लम है, ओके। तो डू नॉट क्रिएट अ फस फॉर द टीचर्स कि उनको समझ ही ना आए क्या लिखा है बच्चे ने। हैंडराइटिंग को मोती फिराने नहीं कह रही हूं, लेकिन अपना एक नंबर तो बड़ा लिख सकते हो यार। इसके बाद जो अगली चीज मैंने आपको बताई, हर आंसर के बाद 2 लाइन्स छोड़नी है और सेक्शन खत्म होने के बाद 2 लाइन पेंसिल से पर्सनली आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ऐसे आपका पेपर बहुत ही नीट होगा। वह छोटा मत लिखना, पेजेस बचाने की कोई कोशिश मत करना, मतलब जानकर वेस्ट भी मत करना, बट बचाना इन द सेंस कि आपको जो आता है उसे अच्छे से इलेबोरेट करके लिखिएगा, ठीक है। पॉइंटर फॉर्म में आंसर देना है, ये मैंने बता दिया। कितनी लाइंस होनी चाहिए फॉर हाउ मच मार्क्स, कितने पॉइंट्स होने चाहिए फॉर हाउ मच मार्क्स, आई हैव टोल्ड यू दैट। कितना लॉन्ग सेंटेंस होना चाहिए, आई हैव टोल्ड यू दैट। आई होप दिस सेशन was beneficial for you and आपने इसे enjoy भी किया हो। I know it got so long, right? But पूरा पेपर तो मुझे करवाना ही था, तो इसलिए मैंने पूरा पेपर खत्म करवाया है। I'll see you in the next session and आप लोगों को कोई भी और डाउट्स हो तो you people can post that, आप उसे कमेंट में डाल सकते हैं। Thank you very much and please subscribe, like and share the video और खुद भी जरूर इसे पढ़ें, बार बार पढ़ें और अच्छे से समझें और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप वो पूछ सकते हैं। Thank you very much.